आदाब, नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है इमिग्रेशन अपडेट। और आज इस शो पर हम हाजिर हैं अपने वीज़ा एक्सपर्ट के साथ। दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, अपना सपना जो है वो साकार करना चाहते हैं, वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं। अगर मैं और विदेशों की बात करूँ और कंट्रीज़ की बात करूँ तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एक अच्छा ऑप्शन जो है एक उभर कर सामने आती हैं, लेकिन उसे कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या आपका प्रोफाइल उस ऑप्शन के लिए सही है या नहीं है, कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, कैसे आपको अपना कंसल्टेंट चूज करना चाहिए, आज इन सब विषय पर हम आपको जानकारी देने इस शो पर आए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज इस शो पर हमारे साथ एक ऐसी कंपनी के रीजनल मैनेजर है जिन्होंने काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को, दर्शकों को, जो एप्लीकेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनको इमिग्रेशन की फील्ड में सर्विसेज दी हैं। और अब तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनके माध्यम से अपने बाहर जाने का सपना साकार भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं स्वागत करना चाहूँगी ESS ग्रुप ऑफ कंपनी के रीजनल मैनेजर मिस्टर रोहित सेठी का। जी रोहित, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम से जुड़े सभी दर्शकों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी रोहित, अगर ESS की हम बात करें तो ESS काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी सर्विसेज देते आ रहा है। एक इमिग्रेशन की फील्ड में एक इसका अपना नाम है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं आज भी रोहित काफ़ी मिसगाइड हो रहे हैं। ESS को स्टार्ट हुए मुझे लगता है मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसके ज़रिए बाहर जा चुके हैं, सेट हो चुके हैं। लेकिन अगर तब की बात करूं जब ESS स्टार्ट हुआ था और आज की बात करूं, क्या आपने कुछ चेंज देखा है स्टूडेंट में? क्योंकि स्टूडेंट्स तब भी विजिट करते थे और आज भी विजिट करते हैं ESS में। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के मेंटालिटी में कुछ चेंज आया है या पेरेंट्स में कुछ चेंज आया है, कुछ अवेयरनेस आई है बाहर जाने को लेकर? जी बिल्कुल। अगर ESS की बात करें, ESS की एग्जिस्टेंस 14 ईयर्स पहले से है, 14 साल से पहले। मेरे को कम से कम 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में आए हुए, जिसमें हमने विद ESS या मैंने इंडिविजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर भेजे अलग अलग देशों में। जो आप फ़र्क की बात कर रहे हैं, बेसिकली एक जो बहुत बड़ा फ़र्क आया है, अगर मैं इस 2015 के पीरियड को 2012 के साथ 2002 के साथ कंपेयर करूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। पहले जो बच्चा आता था वो कोर्स ऑप्शन लेने आता था, अभी ये मेरी प्रोफाइल है, मेरे को इस हिसाब से कोर्स ऑप्शन बताइए। फिर एक समय आया 2007-8 में, बच्चा ऑप्शन लेके आता था, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, हेयर ड्रेसिंग के कोर्स के लिए जाना है, कमर्शियल कुकरी के लिए जाना है, इस कॉलेज में जाना है, क्या आप मेरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम आज की डेट की बात करें, बच्चा आता है, ये मेरी प्रोफाइल है, 3 एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, 4 एकेडमिक सब्जेक्ट हैं मेरे पास, या मेरे IELTS में इतने नंबर हैं, मेरे को कितने हफ्ते का एलिकोज लगेगा, क्या मैं किस तरह से अपनी लाइफ वहाँ सेटल कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स वही हैं, प्रोफाइल्स वही हैं, बस नेचर ऑफ क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्योंकि हर बच्चे का मकसद बाहर जाके सेटलमेंट है और पिछले 10 सालों में सेटलमेंट के रेगुलेशन बदले हैं। तो बच्चे के जो सवाल होते हैं वो आज कल के रेगुलेशन से मिलते होते हैं, जो पहले उस टाइम पे 2002 या 2005 या 2008 के रेगुलेशन से मिलते थे। एज आई सेड, प्रोफाइल्स आर सेम, क्वेश्चंस आर डिफरेंट जो आज की डेट के हैं। जी बिल्कुल, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है दर्शकों, अलग अलग टीवी चैनल के माध्यम से, अलग अलग शोज़ के माध्यम से मैं भी स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होती रहती हूँ एक्सपर्ट्स को लेकर, ताकि एक्सपर्ट्स का जो एक्सपीरियंस है वो घर बैठे आप तक पहुँचा सके। दर्शकों, अगर आप बाहर जाएंगे, जिन्होंने अभी +2 करनी है या कॉलेज में है या स्कूल में है, तो स्टूडेंट्स आपको नहीं पता कि अभी तक इमिग्रेशन की फील्ड में, कंसल्टेंट्स में, एजेंट्स में क्या कुछ हो रहा है। वो चंद पैसे कमाने की लालच में आपको मिसगाइड कर सकते हैं, गलत कोर्स में एडमिशन दिला सकते हैं या गलत कंट्री में आपका वीज़ा फाइल कर सकते हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ आपको ही भुगतना होगा। क्या होता है, आपके पैसे वेस्ट होते हैं, आपका जो समय है वो खराब होता है और इसके साथ साथ रिफ्यूजल जो है आपके पासपोर्ट में लगती है। सो आज हम इस शो पर आपके प्रोफाइल के बारे में ही बात करेंगे, ताकि आप कभी भी मिसगाइड ना हो सके। जब भी आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं, जब भी आप कंसल्टेंट के पास जाएं, खुद प्रिपेयर होकर जाएं कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करते हैं। रोहित, आज इस शो पर हम कंट्रीज़ के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोफाइल्स के बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ये शो इसी बात पर एक फोकस्ड रहता है ताकि स्टूडेंट्स को हम अवेयर कर सके। सो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि आप कीमती समय देकर इस शो पर आए हैं और ताकि आप
अब स्टूडेंट्स को हमारे थोड़ी मदद कर सके अवेयर करने में। सो प्रोफाइल की बात करते हैं रोहित, प्रोफाइल्स बहुत तरह के होते हैं। आपको मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, आपके हाथ से एक एक प्रोफाइल निकला होगा अलग अलग तरह का। सो अब स्टूडेंट्स को अवेयर करें कि जब वो बाहर जाना चाहता है या जब वो डिसाइड करता है कि उसने किस कंट्री में जाना है, किन बातों का अपने प्रोफाइल में वो ध्यान रखे। देखिए, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रोफाइल बिल्डिंग एक्सरसाइज होते हैं। अगर 2-4 एग्जांपल शेयर अगर करूं, सबसे पहले तो +2 जो क्लास 12 है, जो बेसिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट है बाहर जाने के लिए, वो कौन से फील्ड में की है, कौन से साल में की है, कौन से बोर्ड से की है। जब मैं फील्ड की बात करता हूँ, दैट मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से की है। हर एक 12th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, चाहे वो कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, या आपका आर्ट्स बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है। तो जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से ही आप अगला कोर्स आप सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है। फॉर एग्जांपल, एक +2 कॉमर्स वाला बच्चा आगे मेडिकल कोर्सेज नहीं ले सकता क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है वो अलाउ नहीं करता। ऐसे ही अगर हम इसको उठा के बैचलर लेवल पे ले जाएं, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिग्रीज मिलेंगे, कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज मिलेंगी, कुछ जनरल डिग्रीज मिलेंगे। तो उसमें जो आप कोर्स सिलेक्ट करते हो वो बेसिकली आपका जो बैकग्राउंड है प्लस जो IELTS एक बेसिक चीज रहती है IELTS की, इतना बैंड चाहिए मेरे को इंग्लिश में टू प्रूव दैट आई नो इंग्लिश, ये कुछ चीजें से कॉम्बिनेशन के साथ ही आप अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं आगे वाला। फिर आप +2 आपने कॉमर्स किया है, आप हॉस्पिटैलिटी, IT, बिजनेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि अपने प्रोफाइल को आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपने 10th की है, +2 की है, कौन से अकेडमिक्स है आपके, कौन सी स्ट्रीम है आपकी, और उसमें ही रेलेवेंसी जो है आपको देखनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेजेस हर कंट्री में बहुत तरह के होते हैं। कुछ पुराने कॉलेजेस होते हैं, कुछ नए बने हैं, कुछ बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के हैं, कुछ काफ़ी ओल्ड कॉलेजेस हैं। सो रोहित, स्टूडेंट्स को कॉलेज जो है वो किस तरह से चूज करना चाहिए ताकि जिस कंट्री में वो जा रहे हैं वहां पर उनका फ्यूचर जो है वो सेफ हो सके, सिक्योर हो सके। देखिए, इसमें कॉलेज से ज्यादा उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम क्या है। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एजुकेशन सिस्टम जो है सीधा गवर्नमेंट के अंडर आता है। दैट मीन अगर कोई भी कॉलेज वहां बंद होता है किसी कारणों से तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है बच्चे की, उसका फीस रिफंड करना है, उसको आगे एडमिशन दिलवाना है। तो इट इज ये सवाल कॉलेज का ना हटके गवर्नमेंट का आ जाता है। वैसे ही आपकी सिक्योरिटी, अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, आप इंडिया से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट कैसे सेफ होता है, एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसे सेफ होता है। तो उसमें गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं जिसमें वो ऐसे कानून लेके आती हैं भी ओवरसीज स्टूडेंट का इंटरेस्ट, चाहे वो फाइनेंशियली है, करियर है, इमोशनली है, वो कहीं ना कहीं खराब नहीं होना चाहिए। ये हर एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। पर आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ओवरसीज स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बचा के रखा है। यही इन्हीं यूनिवर्सिटीज में, इन्हीं कंट्रीज में स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल SPP है, SPP है, या FTS है, या आपकी फीस किसी ट्रस्ट को जाना है। तो डिपेंड आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं या कौन से कंट्री में जा रहे हैं, मेक श्योर आप उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम, अपना इंटरेस्ट जरूर देखें। इसका आपको कोई अलग से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब भी ऑफर लेटर लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो ऑफर लेटर नॉर्मली 1 पेज या 2 पेज का नहीं होता, कम से कम 7-8 पेज का होता है। उसमें आपके डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं, उसमें आपकी रिफंड पॉलिसी लिखी होती है, उसमें कॉलेज से जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सारी डिटेल होती है। नॉर्मली मैंने देखा है बच्चा पढ़ता नहीं है, फटाफट साइन किया और वापस भेज दिया, अगला स्टेप पे जाएंगे। बट ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उन सारी चीज़ों को पढ़ के समझना। जहां नहीं समझ आए अपने कंसल्टेंट को पूछना। कंसल्टेंट नहीं समझ आ रहा, वो यूनिवर्सिटी से क्लैरिफिकेशन लेके देगा आपको। बट आपको पता होना चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जिस कॉलेज में जा रहे हो, आपके राइट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी ड्यूटीज क्या क्या है। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि एजुकेशन सिस्टम को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी में आपकी मदद करते हैं हमारे ये एक्सपर्ट, ताकि आप किसी भी कंट्री का डिसीजन बहुत ही सोच और समझ कर ले सके। क्योंकि हम नहीं चाहते यूके में जो हुआ उसका खामियाजा बहुत सारे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा। वो एक्सपर्ट्स और एजेंट्स के थ्रू यूके चले गए, एडमिशन
एडमिशन ले ली, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जिन कॉलेजेस में वो गए वो कॉलेजेस बंद हो गए, स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ा, कईयों की ओवरस्टे हो चुकी थी वहीं पर रहकर, और जब ओवरस्टे कर कर वो यहाँ पर वापस आए तो दोबारा किसी कंट्री में वो नहीं जा पाए, क्योंकि उनको जस्टिफिकेशन देनी थी कि ओवरस्टे उन्होंने किसी कंट्री में क्यों किया। सो ये सब चीज़ें बहुत सारी इंक्लूड होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, ये टेक्निकल बातें उनको नहीं पता होती। सो यही बातें हम इस शो पर भी बताते हैं, और जो हमारे एक्सपर्ट हैं, अगर आप इनसे इनके ऑफिस मिलने जाते हैं तो आपको ऑफिस में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आपको जानकारी दी जाएगी अगर आप जानकारी मांगेंगे, पूछेंगे, लेकिन अगर आपको ही नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या पूछेंगे और क्या जानकारी लेंगे। और इसीलिए पहले अवेयर हुइए, उसके बाद आप एक्सपर्ट्स के पास विजिट कीजिए, सारे तरीके की इंफॉर्मेशन लीजिए, ताकि एक राइट डिसीजन लेने में आपकी मदद हो सके। अब कंट्रीज की बात करते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सबके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करेंगे। न्यूजीलैंड के बारे में मैंने सबसे पहले क्यों बात की, क्योंकि न्यूजीलैंड का हाल ही में रूल चेंज हुआ है 24 अक्टूबर से कि विदाउट आइल्स आप न्यूजीलैंड नहीं जा सकते। जितनी फाइल्स लगनी थी विदाउट आइल्स वो लग चुकी हैं, लेकिन अब आगे क्या न्यूजीलैंड के लिए। जी रोहित, एज वी नो कि न्यूजीलैंड का रूल आइल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जहाँ पर विदाउट आइल्स स्टूडेंट्स थे वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते थे, कनाडा नहीं जा सकते थे, वो न्यूजीलैंड चले जाते थे। लेकिन अब ऑप्शंस और लिमिटेड हो गई हैं। न्यूजीलैंड ने भी आइल्स को स्ट्रिक्टली जो है एप्लीकेबल कर दिया है। तो अब क्या सिनेरियो है न्यूजीलैंड का, बच्चों को क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है या ईजिली दे आर गोइंग टू न्यूजीलैंड? देखिए, इजीली कोई ऐसा वर्ड इस इंडस्ट्री में नहीं होता। स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं, अगर आप उनको फॉलो करो तो कोई भी कंट्री का वीज़ा लग सकता है। हम बड़ी फेमस सेइंग बोलते हैं, जब हमें कोई कॉल्स आते हैं ना, सर ये वीज़ा बंद हो गया इस कंट्री का, हम कहते हैं भाई वीज़ा बंद या खुलता नहीं है। आपकी प्रोफाइल अगर उस कंट्री के लायक है तो वीज़ा बिल्कुल मिलेगा, अगर आपकी प्रोफाइल ही उस कंट्री के लायक नहीं है तो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अब जैसे एग्जाम्पल इन्होंने न्यूजीलैंड का जिक्र किया, तो न्यूजीलैंड के जो चेंजेस आ चुके हैं 24 अक्टूबर से, उसमें सिंपल है। जो पहले MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के साथ एक बच्चा विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकता था, उस पर रोक लग गई है। अब रोक लगने का कारण क्या है? जो पीछे बच्चा पहले गया है इंडिया से विदाउट IELTS, आइल्स वेव होने का मतलब ये नहीं था आपको इंग्लिश ना आए। IELTS ना लेने का मतलब फाइल में ये था आपको इतनी इंग्लिश आए, आप वो बात समझा सको और समझ सको, क्योंकि आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो, वहाँ काम करना है तो वो भी इंग्लिश में काम करना है। आपकी भाषा जो रहेगी वो इंग्लिश ही रहेगी वहाँ पे जब आप कम्युनिकेट करोगे दूसरे लोगों से। पर जो पिछले एक या 1.5 साल से लोग गए हैं, 18 महीने से लोग तकरीबन विदाउट आइल्स गए हैं, उनका कुछ इम्पैक्ट या एक्सपीरियंस वहाँ कॉलेज के साथ अच्छा नहीं रहा। वो स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई करने में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब लेने में, मतलब उनके इंग्लिश के स्किल्स उतने नहीं हैं जिससे वो उस कंट्री में रह सके। तो ये चेंज उसके साथ आया है, क्योंकि बेसिकली देखिए, आप बाहर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका मेन मकसद होता है वहाँ PR के लिए एलिजिबल होना, परमानेंट रेजिडेंसी मिले। किसी भी कंट्री में पढ़ने जाते हैं, वहाँ एक इंग्लिश एक बेसिक फैक्टर रहता है जिससे आपकी प्रोफाइल नापी जाती है। सेकंड, आपको न्यूजीलैंड में अगर आप जाते हैं या आपने कोई रिलेटिव वगैरह गए होंगे, फैमिली फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा अब 2 साल की पढ़ाई के बाद लेवल 5, 6, 6, 7, 5, 7 या लेवल 7 1 ईयर स्टडी के बाद आपको 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। दैट मीन्स आप वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो, जिसके बाद आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है PR की, डिपेंडिंग ऑन सर्टन रेगुलेशंस। अब जब आप उस 1 साल के टाइम में स्ट्रगल करोगे जॉब के लिए, आपको जॉब नहीं मिल रहा, सर्टन जो रिक्वायर्ड डॉलर्स होते हैं, पैकेज होता है, वो नहीं मिल पा रहा, तो आपको PR कैसे मिलेगा? आप उस रोड पे कैसे चढ़ोगे? तो इंग्लिश एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। ये जो चेंज आया है वो इसलिए आया है कि आप जो भी बच्चा जाए एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश लेके जाए यहाँ से, ताकि वहाँ जाके स्ट्रगल ना करे। जी बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग नहीं होते या इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं होती, उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जो लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं क्लास में, लेक्चर रूम में, वो भी समझ नहीं आते, बाद में पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जाते हैं तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते बाहर कहीं पर, तो इससे क्या होता है, उनको सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। सो बाहर जाने का फ़ायदा ही क्या, अगर आपको वहाँ पर हर चीज़ के लिए स्ट्रगल
स्ट्रगल करना पड़े। सो न्यूजीलैंड में जो चेंज आया है वो लोगों के और स्टूडेंट्स के भलाई के लिए आया है। उन्होंने ज़्यादा लेवल आइल्स का कोई नहीं रखा है, ज़्यादा डिमांड नहीं रखी है, काफ़ी नॉमिनल सी डिमांड है आइल्स के बैंड की। अगर आप इजीली इनको कर लेते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है बैंड्स की, तो आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ईएसएस की अगर हम बात करते हैं, ईएसएस न्यूजीलैंड में अगर बच्चा कोई जाना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, किस तरह से हेल्प कर रहा है रोहित? देखिए, इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं दर्शकों को देना चाहूँगा। बेसिकली जब 1.5 ईयर पहले या 1 ईयर पहले मिस्टर गुरिंदर भट्टी जो चेयरमैन है इस कंपनी के, वो न्यूजीलैंड गए हुए थे अपने बिजनेस टूर के ऊपर। वहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे उन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स, वो टैक्सी में जा रहे थे, तो उन्होंने एक छोटा सा एपिसोड ड्राइवर से बात किया। अभी आप, वो इंडियन ड्राइवर था, आप पीआर हो गए हैं एंड ऑल दैट, कैसे हुए, एक होता है एक बच्चा जो गया हुआ है, अच्छा मिलता है जब वहाँ पे कामयाब होता है जाके। उसने एक छोटा सा एपिसोड शेयर किया दैट मेरे फ्रेंड जो कि अपना लेवल 7 बिजनेस का कोर्स करके मैकडोनल्ड में मैनेजर लगा हुआ था, सारी जॉब प्रोफाइल, जॉब ड्यूटीज वही थी उसकी जो कोर्स में पढ़ाई गई हैं। आइल्स में बैंड भी आ गया उसके, बट फिर भी उसकी पीआर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, ये कह के भी मैकडोनल्ड्स का सारा ऑपरेशन ऑटोमेटिक है। वहाँ पे अगर आप किसी दिन नहीं भी होंगे तब भी आपको काम चलेगा, तो इस करके उसकी पीआर जो है वो कैंसिल हो गई थी। तो वहाँ से एक चीज़ निकल के आई, सेटलमेंट स्किल्स। सेटलमेंट स्किल्स क्या है? एक बेसिक चीज़ें जो बच्चे को पता होनी चाहिए वहाँ जाके कैसे अचीव करनी है, जो इवेंचुअली पीआर में काम आएंगी। तो मिस्टर गुरिंदर भट्टी ने वहाँ पे कॉलेज से बात की जिसका नाम है एवनमोर इंस्टीट्यूट, क्राइस्टचर्च में कॉलेज है, दैट मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा किया जाए उन बच्चों के लिए जो न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, कि वो वहीं से इंडिया से तैयार होके आए। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे यहाँ से हम आउटसाइड कंसल्टेंट, हम भी बच्चे न्यूजीलैंड भेजते हैं, बट कॉलेज ने सहमति इस तरीके से दिखाई, हाँ जी हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो बच्चा आता है ना हमारे पास, वो रॉ होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। यहाँ आके उसको माइंडसेट अलग हो जाता है, कंसल्टेंट ने कुछ और बताया था, यहाँ आके कुछ चीज़ें और हैं, मैं नहीं पढ़ सकता, ये नॉर्मली बच्चा वहाँ जाके कहता है। तो उसी चीज़ को लेके मिस्टर गुरिंदर भट्टी एंड एवनमोर इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन किया और चंडीगढ़ में पहला एवनमोर का ऑफशोर कैंपस लॉन्च किया। चंडीगढ़ में जो ये कैंपस है एवनमोर का, उसमें 4 तरीके के कोर्सेज दिए जाते हैं, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, आईटी और बिजनेस। इनकी बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं, मतलब जैसे आप चाहते हैं न्यूजीलैंड एवनमोर में डायरेक्टली जा सकते हैं, सेकंड आप चंडीगढ़ कैंपस के थ्रू जा सकते हैं। अब एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे से पूछा, मैं चंडीगढ़ कैंपस के थ्रू क्यों जाऊं? मेरा जवाब बड़ा सिंपल था, चंडीगढ़ कैंपस में अगर आप आते हो आपको न्यूजीलैंड एजुकेशन का फील आएगा, आपको न्यूजीलैंड एजुकेशन किस तरीके से चलती है, या आपकी वीज़ा फाइल जो आज की डेट में एफटीएस पे या नॉन एफटीएस पे वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट हाई है। अब मेरे दर्शक इस चीज़ से सहमत होंगे, हाई कमीशन ने पिछले 2-3 महीने में एफटीएस जो फंड ट्रांसफर स्कीम है उसके ऊपर भी वीज़ा रिफ्यूज़ किए हैं, ये कह के भी इसका सोर्स क्या है फंडिंग का। तो ये सब चीज़ें एड्रेस होती हैं एवनमोर के चंडीगढ़ कैंपस में। अब जैसे मैंने बताया 4 कोर्सेज हैं वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, जो बच्चा वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करता है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग JW मेरियट जो एक 5 स्टार होटल है सेक्टर 35 में, वहाँ होती है। वैसे ही कोई बिजनेस का कोर्स कर रहा है उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रेनिंग होती है, जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट ट्रेनिंग की बात करें हम, आईटी का भी और ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी। ये इसलिए है ताकि बच्चा जब वहाँ जाए वर्क प्रेशर करना सीख जाए, और ट्रेनिंग ऐसी जगह है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इट इज़ नॉट एक छोटी कंपनी के साथ आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है बच्चे को यहाँ लेके आप करो जी, बट बच्चे को एक्चुअल फील आना चाहिए हॉस्पिटैलिटी का, या जो भी वो कोर्स कर रहा है उसको कैसे उस चीज़ को आगे लेके जाना है न्यूजीलैंड के अंदर, तो वो सारा फील वो यहीं लेके लेता है। सेकंड, जब बच्चा चंडीगढ़ से न्यूजीलैंड ट्रांसफर होता है तो उसके फर्स्ट ईयर की फीस पे 40% वेवर होता है। अगर आप डायरेक्ट न्यूजीलैंड जाओगे तो $15,000 खर्च हो गया आप 1 साल की फीस के लिए, अगर यहाँ से जाओगे तो तकरीबन $10,000 खर्च हो गए। सेकेंड और थर्ड चीज, IELTS आपको जरूरी है न्यूजीलैंड जाने के लिए, वो आप कोर्स के अंदर ही करोगे, मतलब जब तक आपका कोर्स खत्म होगा आप IELTS कर लोगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, आप सब्जेक्ट पढ़ लोगे प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपको न्यूजीलैंड में काम के लिए काम आएगी। जब प्रैक्टिकल आप काम करोगे, जब वहाँ पार्ट टाइम जॉब करोगे
लेटर ऑफ रेफरेंस मिलेंगे 5 स्टार होटल के भी मैंने यहाँ काम किया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होगा वहाँ की जॉब मार्केट। जी जी अरुज, ये जो एवनमोर इंस्टीट्यूट है इसमें जो आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इस यहाँ पढ़ना चाहते हैं न्यूजीलैंड एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो सिस्टम क्या है यहाँ का? कितने टाइम यहाँ पढ़ना होगा, कितने टाइम के बाद यहाँ से जो स्टूडेंट है वो न्यूजीलैंड मूव होगा, क्या सिस्टम है इसका? ओके, यहाँ पे जो कोर्स है दैट इज बेसिकली ऑफ 4.5 to 6 months, 4.5 से 6 महीने का कोर्स है बेसिकली यहाँ पे। उस कोर्स के अंदर आपको जो आप पढ़ने जा रहे हो न्यूजीलैंड, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, आईटी और ट्रैवल एंड टूरिज्म, 2 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट सेटलमेंट स्किल, जहाँ से इस कॉलेज का जन्म होता है, सेटलमेंट स्किल्स का वो पढ़ाए जाते हैं। IELTS पढ़ाया जाता है एंड आपकी वीज़ा की प्रोफाइल साथ साथ बनती है। अब बहुत सारे वीज़ा जब रिफ्यूज़ होते हैं उसमें पहले कारण आता है इंटरव्यू का। जी, मैं इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर को बता ही नहीं पाया मैं क्या करने जाना चाहता हूँ, मेरा कोर्स कंपोनेंट क्या है, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ। ये जब आप 6 महीने कोर्स कर रहे हो प्लस साथ साथ आपके वीज़ा के लिए आपकी प्रोफाइल पे काम हो रहा है, तो आफ्टर 6 months आप हर तरह से तैयार हो जाते हो, फाइनेंशियली, नॉलेज वाइज एंड प्रोफाइल वाइज। आप तीनों चीज़ें इकट्ठी लेके जब वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हो, मैंने एवनमोर चंडीगढ़ से ये किया है, अब मैं एवनमोर क्राइस्टचर्च में करने जा रहा हूँ, कनेक्शन कहीं ना कहीं सारा बन जाता है। तो इट इज़ बेसिकली आपका प्रोफाइल बिल्ड होता है और आपका फाउंडेशन ले हो जाता है इंडिया में ही, और एट अ चीपर प्राइस, सस्ते पैसों पे, क्योंकि आप 40% ट्यूशन फी बचा रहे हो एवनमोर की जब वहाँ डायरेक्टली जाते हो। तो उसके लिए इस कैंपस का पहला इंटेक जो था सितंबर, वो पूरा फुल गया है 50 स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट इंटेक इज इन दिसंबर, तो दिसंबर में 50 स्टूडेंट्स का ही इंटेक है, 4 कोर्सेज का मिला के, चारों कोर्सेज का मिला के। तो जब भी आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए कॉलेज को, दैट इज क्लास 12, परसेंटेज 50%, अकेडमिक सब्जेक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। IELTS नहीं भी किया तो इट्स ओके, क्योंकि आप IELTS इसके बीच में ही करोगे। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप खुद को प्रिपेयर भी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इंडिया में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए अपने आप को न्यूजीलैंड एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली ढाल सके, आप उस सिस्टम को देख सके, महसूस कर सके और साइड बाय साइड अपने प्रोफाइल को सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सके। क्योंकि आप फाइल अप्लाई करते हैं किसी भी कंसल्टेंट से, तो 6 to 7 months का टाइम आपको बहुत इजीली लग जाता है कहीं पे किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने में, उसके लिए प्रिपेयर होने में या वीज़ा प्रोसेसिंग में। सो दिस इज़ गुड कि आप पहले ही उस कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, उस कॉलेज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और उसके बाद आप फिर उस कॉलेज में डायरेक्टली जो न्यूजीलैंड चले जाते हैं। सो रोहित, इसमें कितने % चांसेस हैं सक्सेस रेट की कि कहीं वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हो जाएगा बाद में इस कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ पर जब जाएंगे? देखिए, पहली चीज़ आपने जो पॉइंट कहा, जब एक बच्चा बाहर जाने की सोचता है वो वैसे 6 to 7 मंथ लगा देता है जी। इसमें मेजॉरिटी टाइम आपका IELTS में आता है। राइट। एक बच्चा 3 to 4 मंथ RLC प्रैक्टिस करता रहता है एग्जाम देने से पहले। तो ये जो कॉलेज का कोर्स है ये वो 6 मंथ्स को कॉम्पनसेट करेगा क्योंकि IELTS बीच में ही है। जो आप टाइम लगा रहे हो वो दोनों तरीके से फायदेमंद होता है। जब आपने बात कहा सक्सेस का, देखिए ये किसी कंसल्टेंट का ऑफिस नहीं है जो कॉलेज है, ये कॉलेज का कैंपस है। इनका वीज़ा टीम इनके कॉलेज के अंदर ही है, वही पहले दिन से आपकी प्रोफाइल बनाना शुरू हो जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे आई डाउट कभी कोई रिफ्यूज़ल होगा। इंटरव्यू का होता है सबसे ज़्यादा कि इंटरव्यू में बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे जवाब दे रहा है, तो वो आपका इस कोर्स के दौरान ही आपकी ब्रशिंग होती है। अब एक चीज़ बताइए, अगर एक +2 वाला बच्चा वो कहता है जी मैंने हॉस्पिटैलिटी करने जाना है, पर आज तक वो किसी 5 स्टार होटल में गया ही ना हो, और एक बच्चा जो 5 स्टार होटल में काम करके आया हो, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क होगा बहुत। उसको ज्यादा पता होगा क्योंकि उसने उस टेबल की दूसरी तरफ जाके देखा है कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। इसके बच्चे के आंसर जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है होटल का, और जो दूसरे बच्चे के आंसर जो बिल्कुल रॉ है, जमीन आसमान का फर्क होगा, कॉन्फिडेंस का फर्क होगा, ब्रांड का फर्क होगा। तो इन चीज़ों को देखें। अब एक जहां मैं 5 स्टार होटल में मेरी रोज डीलिंग गेस्ट के साथ हो रही है, अलग अलग नेशनैलिटीज के गेस्ट हैं, इंडियन हैं, जापानीज हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, न्यूजीलैंडर हैं, कनेडियन हैं। मेरी लैंग्वेज अपने आप इम्प्रूव करेगी, मेरे को स्ट्रक्चर समझ आएगा इस डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है। इंटरव्यू के दौरान जब हाई कमीशन इंटरव्यू लेता है, बच्चे के जवाब ही इतने हो जाते हैं, अभी मैंने यहाँ 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 काम करके देखा है,
सबसे ज़्यादा मेरे को ये फ्रंट ऑफिस का काम लगा, या प्रोसेसिंग का काम लगा, या प्रोडक्शन का काम लगा। तो दैट डिपेंड्स अब बच्चा किस में इंटरेस्ट लेता है, ताकि जब उसका इंटरेस्ट यहाँ प्रैक्टिकली डेवलप हो गया, न्यूजीलैंड जाके कोर्स करना बड़ा आसान रहता है। सक्सेस इज एश्योर्ड बाय द कॉलेज, ठीक, गारंटेड नहीं है, एश्योर्ड है, क्योंकि बच्चे की पार्टिसिपेशन भी उतनी है। जी बिल्कुल। और स्टूडेंट को क्या आता है कि खुद वो अपने जो कैटेगराइज कर सकता है अपनी पढ़ाई को, कि उसको किस स्ट्रीम में आगे जाना है। अगर हॉस्पिटैलिटी करनी है तो हॉस्पिटैलिटी में भी आगे बहुत सी ऐसी पढ़ाइयाँ होती है, जब फ्रंट ऑफिस वर्क होता है, बैक ऑफिस वर्क होता है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर काम करना चाहता है, कौन से लेवल पर वो पढ़ना चाहता है। ये सब बातें जो हैं बहुत सारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके करियर बिल्डिंग पे। सो दर्शकों, वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं आज के डेट में, बहुत आसान है, कोई भी लगवा देगा। लेकिन करियर बिल्डिंग करना आज की डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप वीज़ा लेकर बाहर चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर सेट नहीं हो पाते हैं, 2-3 साल बाद पढ़कर जब तक आपका वीज़ा है उसके बाद आप वापस आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपके बाहर जाने का कोई फ़ायदा है। लेकिन फ़ायदा तभी है जब आप यहीं से ही अपने करियर को बिल्ड कर कर बाहर जाते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर कोर्स करते हैं, उसके बाद आपको जॉब लगती है। सो एक करियर बिल्डिंग अच्छे एक्सपर्ट से हो तभी आपके टाइम की अच्छी यूटिलाइजेशन हो सकती है। वरना ये ना हो कि +2 के बाद आप बाहर चले जाए, 2 साल पढ़कर वापस आए, फिर यहाँ पर कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर ले। सो ये सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। वेल दर्शकों, डोंट वेस्ट टाइम, गो अहेड, अपने करियर को अच्छे से बिल्ड कीजिए, अच्छे से डिसीजन लीजिए, अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर आइए। आप ESS के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इनके ऑफिस का एड्रेस और फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर इनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो रही बात एवनमोर कॉलेज इंस्टीट्यूट की, तो स्टैलियन इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट है। अभी फ़िलहाल जैसे कि उन्होंने बोला कि सितंबर इनटेक की सीट्स फुल हो चुकी हैं, दिसंबर के लिए एडमिशन्स ऑलमोस्ट डन होने वाली है, लेकिन फिर भी सीट्स बची हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप सीधा न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर इनके ऑफिस में आ सकते हैं, असेसमेंट करवा सकते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया एलिजिबल होता है, वहाँ के क्राइटेरिया से मीट करता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर भी जा सकते हैं। सो अब ये बात हमने न्यूजीलैंड की, लेकिन समय बहुत कम रह गया है। सो रोहित, मैं चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज ज़रूर दे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो न्यूजीलैंड का आजकल का करंट रेगुलेशन चल रहा है उसमें थोड़ा संभल के अपनी प्रोफाइल, अपना कोर्स, अपना कॉलेज देख के सिलेक्ट करो। अदरवाइज ये स्टैलियन इंस्टीट्यूट का जो एवनमोर का जो चंडीगढ़ कैंपस है, यू आर मोर देन वेलकम टू कम देयर। जो आपके पास स्क्रॉल आ रहे हैं इसमें कैंपस का एड्रेस भी है जो चंडीगढ़ कैंपस का है। माय रिक्वेस्ट जो सबको रहेगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कैंपस जाओ, कैंपस देखो, कॉलेज का माहौल कैसा है, बच्चे कैसे हैं, क्या फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, एक बार कैंपस विजिट करो। अल्टरनेटली आप मोहाली ऑफिस और पटियाला ESS ऑफिस भी जा सकते हो, ESS ग्लोबल के। अगर आपका केस रिजेक्ट हुआ है न्यूजीलैंड से किसी कारण पिछले 6 महीने, 3 महीने, साल पहले, आप रिजेक्शन लेटर जरूर लेके जाएं, क्योंकि रिजेक्शन लेटर देख के पता लग सकता है कि हम आपको इसमें कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं अप्लाई, इसके बाद वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी दर्शकों, सो आज के शो पर इतना ही। इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। हम फिर से हाजिर होंगे आपको कुछ और जानकारियां देने के लिए। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।